गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी की बुक से फर्स्ट चैप्टर, वैसे तो फर्स्ट चैप्टर एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट को ही फर्स्ट चैप्टर मान करके अब इसी को पढ़ेंगे, जिससे कि अभी हो सकता है कि अपना लॉकडाउन की वजह से एनपीओ हमारे कोर्स में रहे या हट भी सकता है, बट ये चैप्टर कंपलसरी है कि ये चैप्टर हटेगा नहीं, इसलिए हमको फर्स्ट चैप्टर मान के ही एनसीईआरटी से पढ़ें। हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो एक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ नोट करते चले जाएंगे, हर एक पॉइंट पढ़ेंगे, बट हमें इस चीज़ को भी देखना है कि एनसीईआरटी की बुक से हम पढ़ रहे हैं तो अगर कोई पॉइंट छूटता है तो अदर बुक्स को भी यूज़ करके उसको पढ़ लेंगे। लेकिन मेन बुक एनसीईआरटी की है जो टीचर ओरिएंटेड है, मतलब टीचर ही पढ़ा सकता है आपको, इसलिए उसी बुक को पढ़ाएंगे। अदर रिफ्रेशर बुकों को आप खुद पढ़ें, खुद सॉल्व करें, जिससे आपको बेनिफिट मिले। सबसे पहले हमारी आती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक्ट लागू कब हुआ? तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई 1932 में। कब अप्लाई हुआ पार्टनरशिप एक्ट? 1932 में। दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिफाइन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डेफिनेशन कहाँ मिलती है? सेक्शन 4 में मिलती है। कौन सा एक्ट मिलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये फॉरेन का एक्ट नहीं है, इंडिया का है। अगर हम इंडिया से बाहर जाएंगे तो एक्ट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये हमें ध्यान देना है। जो भी पॉइंट्स हैं ये इंडिया के रिलेटेड दिए गए हैं। इस बुक में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही हम पढ़ रहे हैं, 1932 पढ़ रहे हैं। बट अगर अदर स्टेट में जाते हैं अदर कंट्री को अगर हम गो करते हैं तो वहां पर ये एक्ट में चेंजिंग हो सकती है। दिस इज नॉट अ कंपल्सरी दैट इज सेम फॉर द अदर कंट्री, चेंज ऑल्सो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीजें वहां जाके चेंज हो जाएंगी। यहाँ डेफिनेशन गिवन है आपको। यहाँ डेफिनेशन में कहते हैं पार्टनरशिप एज द रिलेशन, मतलब बिटवीन, कहने का मतलब रिलेशनशिप है किसके बीच है? बिटवीन पर्सन्स। किसके बीच में रिलेशन है? पर्सन्स के। पर्सन्स में मैन वुमेन जो भी है, स्त्री या पुरुष या मतलब कोई भी हो सकता है, जो ह्यूमन बीइंग है उनके बीच में जो पर्सन्स है, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। किस चीज के लिए एग्री हो जाए वो? कि भैया हम एक बिजनेस करेंगे और उसका प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको अगर वो एग्री हो जाते हैं। कैरिड ऑन बाई ऑल, वो बिजनेस कौन चला सकता है? सभी लोग चला सकते हैं। 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग, कितने लोग भी हो सकते हैं, चला सकते हैं। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लियर ये करना है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में सबसे पहला है रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। कुछ लोगों के बीच में रिलेशन होगा। सेकंड पॉइंट कहने का मतलब वो लोग बिजनेस के प्रॉफिट को बांटना चाहेंगे। थर्ड पॉइंट है ऑल पार्टनर्स वर्किंग हो सकते हैं, और ऑल पार्टनर में कोई कुछ पार्टनर स्लीपिंग, कुछ वर्किंग हो सकते हैं। एक पार्टनर वर्किंग, बाकी स्लीपिंग हो सकते हैं। अब पॉइंट आता है वर्किंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर और दोज पार्टनर दे आर वर्क, जो वर्क कर रहे हैं दैट कॉल्ड वर्किंग पार्टनर, जो वर्क नहीं कर रहे हैं दैट कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। जो काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में वर्किंग पार्टनर्स हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं दैट कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर है। वो सो रहे हैं इस समय, अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं। ये हमें क्लियर करना था, ये इंपॉर्टेंट थिंग था यहाँ पर। इसकी डेफिनेशन में भी क्लियर हो चुका कि पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? पर्सन्स के बीच में रिलेशन है। और वो किस लिए रिलेशनशिप है? क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? जुड़े हुए हैं। और सभी लोग बिजनेस को कर सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस को कर सकते हैं, सारे स्लीपिंग हो सकते हैं, केवल एक वर्किंग हो सकते हैं। बस ये यहाँ क्लियर करने वाला पॉइंट था। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 और मोर पर्सन, दिस इज इम्पोर्टेंट फीचर्स। देखिए, सिंगल पर्सन में कोई रिलेशन हो नहीं सकता, तो दैट कॉल मिनिमम 2 पर्सन में पार्टनरशिप होती है। कितने पर्सन में पार्टनरशिप होती है? 2 पर्सन। अब मोर की संख्या कहाँ है? क्लियर नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 नॉट डिफाइन मोर पर्सन। उन्होंने कहा ही नहीं, बताया ही नहीं कितने हो सकते हैं मोर। तो ये बताया गया, कहाँ बताएगा? कंपनी एक्ट 2013 में क्लियर है। कहाँ क्लियर है? कंपनी एक्ट 2013 एक्सप्लेन दैट कि मैक्सिमम पार्टनर इन पार्टनरशिप 50 पार्टनर अधिक से अधिक किसी पार्टनरशिप में हो सकते हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं है। डू नॉट डिफाइन पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम पार्टनर इन पार्टनरशिप लिमिट, बट कंपनी एक्ट डिफाइन मैक्सिमम पार्टनर इन पार्टनरशिप 50। ये केवल कंपनी एक्ट डिफाइन करता है कि मैक्सिमम पार्टनर जो पार्टनरशिप में होंगे वो 50 होंगे। ये कभी भी पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन नहीं करता। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। सेकेंड थिंग, एग्रीमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप। एग्रीमेंट भी बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप। एग्रीमेंट होता क्या है? जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सी न्यूज़ होते हैं, न्यूज़ के साथ साथ कई ऑफर्स होते हैं। आप इसको परचेज करिए, आप यहाँ कोचिंग जाइए, आप ये कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों के जिम ज्वाइन, बहुत सी चीज़ों के ऑफर्स मिलते हैं। उन ऑफर्स को जैसे हम एग्री कर लेते हैं, हम उसको जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये काम करना है।
दैट कॉल वो ऑफर्स क्या बन जाते हैं, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ऑफर्स क्या बन जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है तो दैट कॉल एग्रीमेंट हो सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लीगल है तो एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे आपने किसी से अगर आपसे कहा भाई कोचिंग पढ़नी है, आपने जाके टीचर से कहा मुझे कोचिंग पढ़नी है, टीचर ने कहा ओके, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर वो लीगल है तो एग्रीमेंट, इनलीगल है अनएग्रीमेंट। अभी लीगल का क्या रीजन है, अगर वो गवर्नमेंट की नज़र में लीगल है, आपने चोरी करने के लिए एग्रीमेंट कर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो लीगल नहीं होगा, वो कभी एग्रीमेंट नहीं बनेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। अब यहाँ एग्रीमेंट क्लियर किया गया, मतलब पार्टनरशिप में आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, बट जो रिलेशन बना रहे हैं वो एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब वो लीगल होना चाहिए। चोरी के लिए पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, डकैती के लिए पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, किसी को मारने के लिए पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। ये एग्रीमेंट में क्लियर कर दिया गया और एग्रीमेंट में सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप क्या क्या करेंगे, कैसा वर्किंग होगा, कैसा स्लिप, मतलब क्या कितने पार्टनर वर्किंग होगी, कितने पार्टनर स्लिपिंग होगी, कितनी कैपिटल होगी, सब चीज़ों के बारे में जो डिटेल बातें होती हैं वो पूरी एग्रीमेंट के अंदर कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस। अब इम्पोर्टेंट थिंग है, जब आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो दैट मीन्स किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कोई बिजनेस होगा, मोस्टली बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप होती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई आपको बिजनेस होना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। म्यूचुअल एजेंट क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, जैसे कुछ पार्टनर वर्किंग है, कुछ स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर कुछ और काम करते होंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी पार्टनरशिप फर्म के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, दैट कंप्लीटेड कि भैया हमारी एक फर्म है, वहाँ वर्क होता है, आप जाके वहाँ से ये काम कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, या वहाँ से आप ये सामान परचेज कर सकते हो, ऑफर करते हैं लोगों को। तो क्या वर्क कर रहे हैं, म्यूचुअल एजेंट का वर्क कर रहे हैं वो। तो दैट इस पूरी पर्पस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, अगर हम पूरा बिजनेस कर रहे हैं उसका रीजन ही क्या है, प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में शेयर करना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी पॉइंट था कि हमें शेयर करना है प्रॉफिट को, किस रेशियो में करना है ये हम उनके एग्रीमेंट में क्लियर कर लेंगे। अगर एग्रीमेंट में क्लियर नहीं है तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ रहा है लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। यहीं पर पार्टनरशिप में बहुत से लोग ना समझ करके नुकसान दे जाते हैं। लॉसेस कैसे होते हैं ये देखो ध्यान दो। लायबिलिटी जो है पार्टनरशिप से अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। जो लायबिलिटीज है पार्टनरशिप की बेटा, दिस इज अनलिमिटेड, नॉट अ लिमिटेड लायबिलिटी। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे 4 पार्टनर्स हैं ABC, अगर हम एज्यूम कर लें 3 पार्टनर हैं ABC और उन्होंने 2-2 लाख का उसमें कंट्रीब्यूशन किया, कितना कंट्रीब्यूशन किया, 2-2 लाख का। बट हुआ क्या, हुआ ये कि A, B और C तीनों ने 2-2 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। बट किसी भी रीजन से इनको लॉस जो हो गया 10 लाख रुपीज का हो गया। कितना लॉसेस हो गया, 10 लाख। बट अब यहाँ हुआ क्या, इनके पास इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था 6 लाख किया था टोटल, तो 4 लाख का लॉस जो होगा इन्हें अपने घर से लाके देना पड़ेगा, ये इनको और लॉस ला देना पड़ेगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसमें जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लायबिलिटीज क्या होती है इसकी, अनलिमिटेड होती है। जितना भी लॉस होगा आपको अपने घर से लाके देना पड़ेगा। आपको फर्म के बाहर अपने जो भी आपके एसेट्स हैं उन्हें बेच के कैसे भी ला के देना पड़ेगा, नहीं तो आप इंसॉल्वेंट होना पड़ेगा। क्लियर, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी लायबिलिटीज क्या है बेटा, अनलिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटीज है ही नहीं इसमें। ये थे हमारे क्या थे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो हमने अभी एग्रीमेंट पढ़ा, एग्रीमेंट के जो पॉइंट्स हैं वही पार्टनरशिप डीड में आते हैं। सबसे पहले हमने एग्रीमेंट लिखा होता है, आप जाते हो बाहर देखते होगे तो कुछ डाटाज मिलते हैं, हम कई जगह हम जाते हैं, हमने देखा कि भैया कई लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट करवाते हैं मकान बनाते समय भी, कई और चीज़ों के लिए भी एग्रीमेंट कराते हैं। तो उसी टाइप का एग्रीमेंट इसमें भी होता है, कंपलसरी एग्रीमेंट होता है जिसको पार्टनरशिप डीड बोल रहे हैं, जिसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी। फर्स्ट थिंग होती है हम क्या कर रहे हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। क्या नाम क्या है फर्म का, एड्रेस क्या है, मेन बिजनेस क्या होगा, क्लियर करना होगा मसले। फिर हम पार्टनर्स के एड्रेस और नेम्स, ऑल पार्टनर्स इतने 2, 4, 10 मैक्सिमम 50 आपको बताया मिलेगा, इतने पार्टनर्स। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाई कैपिटल, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर, कितनी ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट क्लियर होगा। अकाउंटिंग पीरियड, कब से कब तक का पीरियड चलेगा, यहाँ अकाउंटिंग पीरियड क्लियरली लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च, but accounting year, financial year also accounting year, 1 January to 31 December calendar year also accounting year। accounting year बहुत से पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन
फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर एक अलग होता है पॉइंट, वो सब अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर कैसा होगा क्लियर करने के लिए कहा गया। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनर्स, रूल रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हो सकते हैं, जितने भी हमारी एग्रीमेंट में इंफॉर्मेशन हो सकती है, रूल्स हो सकते हैं, वो सारे रूल्स, क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, के बाद इंटरेस्ट रेट कितना होगा, कमीशन चार्ज, सैलरी, बोनस, सब चीज़ों के बारे में, किसी पार्टनर के एडमिशन से लेकर रिटायरमेंट, डेथ, ऑल इन्फॉर्मेशन हम इसमें नोट कर सकते हैं और ये एक एग्रीमेंट बना सकते हैं जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये रिटर्न ओरल दोनों हो सकती है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। लेकिन रिटर्न फॉर्म में बेनिफिट होगा, ओरल फॉर्म में कंफर्म नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है। ओरल आपके पास अगर रिकॉर्डिंग है तो ठीक, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाए। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ लोगों को पार्टनरशिप की कोई नॉलेज नहीं है, बट उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, उनको पता भी था बट यू मीन पार्टनरशिप, नो नॉलेज, बट उन्होंने पार्टनरशिप कर ली। करने का रीजंस क्या था कोई पता नहीं है, कोई रीजंस पता नहीं है, बट उन्होंने अपनी पार्टनरशिप कर ली। अब इसमें क्या होगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, क्या कैसे करेंगे, बहुत कंफ्यूजन है। दैट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि प्रोविजन रिलेवेंट ऑफ अकाउंट। दैट टाइम, जिस टाइम पे जो होता है पार्टनरशिप एक्ट, अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नॉट नहीं बनाई है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स, जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो गवर्नमेंट ने खुद दे दिया। गवर्नमेंट ने कहा भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है, बट हमें रूल्स कंपल्सरी पढ़ने हैं। क्या रूल्स है, जब हमने अगर पार्टनरशिप करी और हमने डीड नहीं बनाई, एग्रीमेंट नहीं बनाया, विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप कर ली, तो दैट मीन्स जो प्रॉब्लम्स होनी है, जो गवर्नमेंट रूल्स है ये अप्लाई हो जाएंगे अपने आप। आपको इन रूल्स को ही मानना है, चाहे कोर्ट जाओ चाहे कहीं जाओ, ये कंपल्सरी है। तो क्या क्या रूल्स है, फर्स्ट रूल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, कोई पार्टनर वर्किंग हो, कोई स्लीपिंग हो, किसी ने कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, कंपल्सरी पॉइंट है। जितने पार्टनर से इक्वल प्रॉफिट, अगर 2 पार्टनर है 1-1, 3 पार्टनर है 1-1-1, उनको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता कैपिटल पर, कितनी भी कैपिटल हो। सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन, कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भैया कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नो इंटरेस्ट ऑन, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं है। ड्राइंग क्लियर है, जो भी एनी अमाउंट यू कंट्रीब्यूट फॉर पर्सनल यूज दैट कॉल्ड ड्राइंग, बट डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, यहाँ कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना ड्राइंग का, क्लियर कर दिया गया क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, कुछ आपने एडवांस दिया उस पर इंटरेस्ट, तो दैट मीन ये कहाँ कहना चाह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, जिससे एनसीईआरटी लैंग्वेज, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इसको ध्यान देना है, कहीं ना इंटरेस्ट एडवांस भी दे सकता है लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पर 6% इंटरेस्ट अलाउड किया गया, ओनली कितना अलाउड किया गया, 6। बुक 10 का है, 12 का है, अगर आपने एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड तो आपको ओनली 6% ही ध्यान देना है। क्लियर हो रहा होगा मुझे ऐसा लगता है। रेवोल्यूशन में मैंने पहले ही बोल दिया, नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेवोल्यूशन, कुछ नहीं, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑल इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना है। अब हमारे पास यहाँ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट पार्ट आता है, जो आपके लिए होमवर्क है, सबको करना है, घर से कंपल्सरी है होमवर्क को करना। बस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, आज तक के लिए इतना काफ़ी है।